फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम आपके 99th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 3। तो ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में ये सब अच्छे से पढ़ लिया था पूरा, और फिर हमें इस लेक्चर में स्टार्ट करना था यहाँ से इश्यूज ऑफ वर्कर से, है ना। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ वर्कर। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई इन 1854 बाय कवासजी दावर। Eventually, mills started in Dadar, Parel, Baikalla, शिवड़ी एंड प्रभा देवी एंड वर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब टेक्सटाइल मिल। अब टेक्सटाइल मिल क्या होता है? टेक्सटाइल मिल एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पे ढेर सारे कपड़े बनते हैं, मतलब अलग अलग जो कपड़े होते हैं ना, उनके कॉटन, फैब्रिक, ये सब नायलॉन, ये सब जो चीज़ें होती है ना, कपड़ों की जो भी चीज़ें होती है वो इन टेक्सटाइल मिल में बनती है। ठीक है, और फिर ये जाते हैं टेलर्स के पास, फिर टेलर इससे अलग अलग तरीके के कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया में जो पहली टेक्सटाइल मिल थी ये साल 1954 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इन्होंने शुरू की थी कवासजी दावर ने। ठीक है, तो और बाद में ऐसी ऐसी जगहों पर, ये इनमें से कई सारी जगहों का आप नाम भी जानते होंगे, है ना। पहले से आप जानते हो, जैसे दादर हो गया, परेल हो गया, बाइकल्ला हो गया, इस सब जगहों का आप पहले से नाम जानते होंगे। ठीक है, तो ये सब जगहों पर भी धीरे धीरे अलग अलग तरीके की फैक्ट्री खुलने लगी। ठीक है, दिस पार्ट केम टू बी नोन एज गिरन गांव, टाउन ऑफ मिल्स। ठीक है, तो अब जो जो पार्ट में ये टेक्सटाइल मिल की ये जो इंडस्ट्रीज खुली, देखो आपने ऐसी फैक्ट्रीज आपने देखा भी होगा, है ना। तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज जो जो पार्ट में खुली, उन पार्ट का नाम क्या पड़ गया? गिरन गांव। गिरन गांव का मतलब क्या होता है? टाउन ऑफ मिल्स। वो टाउन जहाँ पे अलग अलग तरीके की मिल्स यानी कि फैक्ट्रीज होती है। ठीक है, In 1980s, the increasing unrest among the workers was due to the economic condition in other sector. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो मिल्स थे, टेक्सटाइल मिल थे, जो इनमें जो अलग अलग जो ढेर सारे वर्कर्स इनमें काम करते थे, तो उनके बीच में थोड़ा सा तनाव शुरू हो गया। अब ये तनाव क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि उनको उतने ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे। उनसे काम तो बहुत ज़्यादा कराया जाता था, लेकिन उस काम के बदले इन्हें पैसे कम दिए जाते थे। ठीक है, इन सम इंडस्ट्रीज द वेजेस ऑफ वर्कर वर इंक्रीजिंग। ठीक है, अब कोई कोई इंडस्ट्री में तो जो वर्कर है उनकी सैलरी, वेजेस मतलब सैलरी, वो तो बढ़ रही थी। ठीक है, दे वर ऑल्सो गेटिंग मोर अमाउंट एज बोनस। अब उनको बोनस भी मिलता था, है ना। देखो कोई भी जब बड़ा फेस्टिवल, जैसे कि दिवाली जैसा कोई बड़ा फेस्टिवल आता है, तो वर्कर्स को बोनस मिलता है ना। आपके मम्मी पापा भी अगर कोई ये जॉब करते होंगे तो उनको भी बोनस मिलता होगा, है ना, हर फेस्टिवल में। दे वर गेटिंग मोर फैसिलिटीज देन टेक्सटाइल मिल वर्कर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो वैसे वर्कर जो टेक्सटाइल मिल में यानी कि इस कपड़ों की फैक्ट्री में काम नहीं करते थे, बल्कि जो वर्कर्स दूसरी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी सैलरी भी बढ़ रही थी और उनको अच्छा खासा बोनस भी मिलता था फेस्टिवल्स में। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती थी, लेकिन जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे ना, उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये अपने स्ट्राइक पे चले गए। अब आगे क्या हुआ हम देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले ये डू यू नो वाला आपका बॉक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले's एसोसिएट नारायण मेघाजी लोखंडे's एफर्ट रिजल्टेड इन वीकली संडे हॉलीडे फॉर मिल वर्कर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1882। ठीक है, आपने महात्मा ज्योतिराव फुले का तो नाम सुना ही होगा, है ना। वो पहले इंसान जिन्होंने फीमेल एजुकेशन को हमारी कंट्री में शुरुआत की, फीमेल एजुकेशन की, है ना, वो थे महात्मा ज्योतिराव फुले। ठीक है, अब देखो नारायण मेघाजी लोखंडे उनके एक एसोसिएट थे और इनके एफर्ट के ही वजह से साल 1882 में 1 जनवरी से मिल वर्कर्स को संडे को हॉलीडे मिलने लगा, है ना। क्योंकि अभी देखो, अगर आपके भी मम्मी पापा कोई ऑफिस में काम करते होंगे तो उनको भी संडे हमेशा, मतलब देखो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और संडे उनको छुट्टी मिलती है ना। लेकिन ना साल 1882 से पहले ये जो मिल वर्कर्स होते थे, इनको छुट्टी नहीं मिलती थी। ठीक है, संडे को, तो उनको हफ्ते के 7 दिन काम करने पड़ते थे, लेकिन इनकी वजह से उनको हर संडे छुट्टी मिलने लगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इन दिवाली ऑफ 1981 द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%। ठीक है, तो अब जब साल 1981 आया तो वर्कर्स को ने क्या एक्सपेक्ट किया कि हमें हमारी सैलरी का 20% बोनस तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, है ना, ये एक संघ है जो मजदूरों के लिए बनाता है ना, जो मजदूरों की नीड्स को देखता है। ठीक है, विच वॉज नेगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर्स। तो ये जो संघ था, यही जो मजदूर थे उनसे बात करता था कि उनकी कौन सी डिमांड है, उनकी डिमांड को, वर्कर्स की डिमांड को यही राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ सुनता था। ठीक है,
अग्रीड अपॉन 8 to 17% बोनस विदाउट टेकिंग वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अब वर्कर्स ने तो 20% बोनस मांगा, लेकिन ये जो संघ है ये 8 से 17% बोनस के ऊपर माना, और इन्होंने सही से सहमति भी नहीं ली थी, वर्कर्स की सहमति भी इन्होंने नहीं ली, और ये अपने आप अग्री भी कर गए। ठीक है, कि 8 to 17% चाहिए, लेकिन वर्कर्स को तो 20% चाहिए था। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। अब क्योंकि उन्होंने बोनस को 20% से सीधा 8% पे लाके गिरा दिया, तो इसकी वजह से जो वर्कर्स थे उनके बीच में बहुत ज्यादा तनाव हो गया है ना, ये वो वर्कर्स थोड़े से निराश हो गए इस राष्ट्रीय मिल्क संघ से। ठीक है, सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता समंत। ठीक है, अब जो वर्कर्स थे, क्योंकि उनकी डिमांड तो पूरी नहीं हुई, ये मजदूर संघ ने तो उनकी डिमांड पूरी नहीं की, तो इसीलिए वो डॉक्टर दत्ता समंत नाम के एक इंसान के पास गए और उनको क्या बोला कि आप हमारे लीडर बन जाओ, है ना। दे आस्क हिम फॉर देयर लीडरशिप। ठीक है, इन्होंने बोला आप हमारे लीडर बन जाओ। तो अब इनके अंडर 65 फैक्ट्रियों के जो मिल वर्कर्स थे वो एक साथ आ गए डॉक्टर दत्ता समंत के अंडर, और इन्होंने एक स्ट्राइक शुरू कर दिया। अब स्ट्राइक में क्या होता है, स्ट्राइक में वर्कर्स काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ आंदोलन करते हैं। ठीक है, ऑन 18 जनवरी 1982 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। ठीक है, तो अब साल 1982 में जो 18 जनवरी को 2.5 लाख जो मिल वर्कर्स थे वो एक स्ट्राइक पे चले गए अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, गिरनगांव मिल्स स्टॉप्ड रनिंग मेकिंग इट सीम लाइक मुंबईज हार्ट स्टॉप थ्रॉबिंग। ठीक है, अब देखो मुंबई की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गिरनगांव मिल्स है, यानी कि जो इन जगहों पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुली है, जो फैक्ट्रीज खुली है कपड़ों की, वो मुंबई के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जब वो फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो फैक्ट्री रुक गई, और जैसे ही फैक्ट्री रुकी तो ऐसा लग रहा था मुंबई का जो दिल है वो धड़कना बंद हो गया है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम ये जो फैक्ट्री मिल्स हमारे मुंबई के लिए। ठीक है, The Chief Minister of Maharashtra, Barrister A.R. अंतुलय सेट अप अ कमेटी टू सॉल्व दिस इशू। ठीक है, तो अब वो टाइम के जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम थे उन्होंने एक कमेटी को एस्टैब्लिश किया। क्यों एस्टैब्लिश किया? ताकि वो कमेटी इन वर्कर्स की सुने और इनकी डिमांड को पूरा करे। ठीक है, लेटर बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब उनके बाद बैरिस्टर A.R. अनुतुलय के बाद हमारे महाराष्ट्र के सीएम कौन बने? बाबा साहेब भोसले। ठीक है, He insisted that as per law he could talk only with राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि मैं वर्कर से तो बात नहीं कर सकता, लॉ के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन ये जो मिल मजदूर संघ थी ये तो वर्कर की बात ही नहीं सुन रही, तो इससे बात करके क्या फायदा होगा, है ना। चीफ मिनिस्टर अगर इनसे बात करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला। तो इसीलिए डॉक्टर दत्ता समंत ने क्या डिमांड किया कि इस लॉ को हटाओ और जो सीएम है उनको वर्कर से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इन द बिगनिंग द स्ट्राइकर वर्कर्स रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम नेटिव विलेजेस। ठीक है, अब शुरुआत जब इस स्ट्राइक की जब शुरुआत हुई है ना, तो ऑब्वियसली बात है वर्कर्स जब स्ट्राइक पे जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अब अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, है ना। तो इसीलिए जो आस पड़ोस के जो गांव थे वो इन स्ट्राइकिंग वर्कर जो स्ट्राइक पे गए थे उनकी हेल्प कर रहे थे ताकि वो अपनी स्ट्राइक पे बने रहे, है ना। इट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, उनके लिए एक दूसरे की हेल्प करना उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो एकदम साथ में मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, दे सेटअप डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो अब इन्होंने अलग अलग कमेटी बनाई और जो वर्कर्स थे जो स्ट्राइक पर थे उनके बीच में उन्होंने खाना पीना का डोनेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ फंड। ठीक है, इनको पैसे के थ्रू उन्होंने हेल्प की। ठीक है, द लेफ्ट पार्टीज हैड ऑल्सो सपोर्टेड द स्ट्राइक। ठीक है, तो जो पार्टी जो लेफ्ट विंग में थी यानी कि वो पार्टी जो रूलिंग पार्टी नहीं थी वो टाइम की, तो उन्होंने भी इस स्ट्राइक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, A strike dragged on efforts were made to split the striking workers ranks. ठीक है, तो अब जैसे जैसे स्ट्राइक कंटिन्यू होते गई तो स्ट्राइकिंग वर्कर्स के रैंक्स को एक स्प्लिट करके उनको रैंक में बांट दिया गया। ठीक है, इवन एज द स्ट्राइक कंप्लीटेड 6 मंथ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर इट। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्राइक थी वो 1-2 दिन तक नहीं चली, ये 6 महीनों तक लगातार चली जब ये स्ट्राइक। तब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी कि वो पूरी इंडिया की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस स्ट्राइक को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ठीक है, द वर्कर स्टार्टेड अ जेल भरो एजिटेशन। ठीक है, तो इन्होंने इसके चलते एक जेल भरो नाम की एक एजिटेशन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन सितंबर 1982 1.5 लाख वर्कर्स टू का मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पर बनी थी वहां पर साल 1982 में करीब 1.5 लाख वर्कर्स वहां पे चल के गए थे। ठीक है, मार्च किया था उन्होंने वहां पे, लेकिन 1.5 लाख वर्कर्स के जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ वहां पे। ठीक है,
इट डिडेंट हेल्प एट ऑल। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि 1.5 लाख वर्कर वहाँ पे गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर क्या हुआ कि स्ट्राइक धीरे धीरे करके ये जो स्ट्राइक चल रही थी वो 1 साल हो गया था इस स्ट्राइक को, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन ऑन ओवर फॉर अ ईयर, ठीक है। तो इंडिया की आज़ादी के बाद से ये पहली ऐसी स्ट्राइक थी जो 1 साल तक लगातार चली, ठीक है। इन दिस पीरियड अबाउट 1.5 लाख वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तब इस 1 साल में क्योंकि वर्कर्स तो काम कर नहीं रहे थे तो करीब 1.5 लाख वर्कर्स की जॉब छूट गई थी इस स्ट्राइक के चलते, ठीक है। As polyester had came into greater demand than cloth, the sale of milk cloth had already got affected, ठीक है। अब क्योंकि देखो पॉलिएस्टर जो होता है वो आर्टिफिशियल क्लॉथ होता है ना, एक तरीके का आर्टिफिशियल चीज़ होती है। तो इसकी वजह से जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना उनकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि पॉलिएस्टर जो होता है वो कॉटन को रिप्लेस करने लगा था। तो इसकी वजह से क्योंकि जो मिल होते हैं वो कॉटन के कपड़े ज़्यादा बेचते हैं, है ना, तो इसलिए जो मिल की बिक्री थी वो वैसे भी कम हो चुकी थी इस पॉलिस्टर की आने की वजह से, ठीक है। द मिल्स मूव्ड फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात, ठीक है। अब देखो जो सारी मिल्स थी वो सारी मिल ना मुंबई की जगह वो सूरत में शिफ्ट हो गई, है ना। गुजरात के अंदर एक सूरत जगह है वहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 13 टेक्सटाइल मिल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो 13 टेक्सटाइल मिल्स थी, प्राइवेट टेक्सटाइल मिल जो होती है ना, ये प्राइवेट थी पहले। ये जो 13 मिल थी ये प्राइवेट थी, ठीक है। यानी कि इनको नॉर्मल जो बिजनेसमैन थे वो ओन करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी 13 मिल्स को गवर्नमेंट बना नेशनलाइज कर दिया, यानी कि उसको गवर्नमेंट के अंडर ले लिया, ठीक है। और फिर इन्होंने कुछ आर्बिट्रेटर कौन होते हैं, जो ना लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं और उनके बीच में नेगोशिएशन करवाते हैं, है ना, समझौता करवाते हैं जो बीच में लोगों के जो। तो फिर टेक्सटाइल मिल का इशू लेकिन तब भी नहीं सुधरा, है ना। ऐसे आर्बिट्रेटर्स को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, लेकिन फिर भी वो टेक्सटाइल मिल के डिमांड को और उनके इशू को सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। द वर्किंग क्लास हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड कल्चरली एज वेल एज थ्रू फोक थिएटर, फोक आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। तो अब जो मिडिल क्लास जो हमारा मिडिल क्लास जो लोग होते हैं साल 1980s में उन्होंने सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि उन्होंने कल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे, ठीक है। अब देखो जैसे कि अन्ना भाऊ साथे, शाहिर अमर शेख, शाहिर साबले वर पॉपुलर फॉर देयर प्रोग्राम्स एम्ड एट अ पब्लिक एजुकेशन, ठीक है। तो अब इनके अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आते थे। अब ये प्रोग्राम ना लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाते थे, ठीक है। और अभी अगर आप आगे भी देखोगे, पोएट्स लाइक नारायण सुर्वे, नामदेव धसल एटसेट्रा पोर्ट्रेट द रियल लाइफ ऑफ वर्कर्स थ्रू देयर पोएम्स, ठीक है। तो अब ये जो पोएट थे, इनके जैसे बहुत सारे पोएट थे, ये ना अपनी पोएम में क्या करते थे, वो टाइम पे क्या होता था कि लोग ना ज़्यादातर नेचर के ऊपर पोएम लिखते थे, फिर अमीर लोगों के ऊपर, राजा महाराजाओं के ऊपर पोएम लिखते थे, है ना। तो लोग भी तंग आ गए थे कि हम कब तक ये सारी पोएम्स पढ़ते रहे, हमें कुछ हमारी लाइफ से रिलेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो वो टाइम पे कुछ नारायण सुर्वे और नामदेव धसल जैसे कुछ पोएट्स थे, इन्होंने क्या किया कि जो आम इंसान होता है उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करना चाहा, है ना। वो ऐसी पोएम लिखते थे जिसमें नॉर्मल इंसान, एक मजदूर की लाइफ डिपिक्ट होती है। तो ऐसी पोएम्स को बहुत ज़्यादा प्यार मिला गया और ये जो पोएट थे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि ये ना अपनी पोएम में ऐसे नॉर्मल वर्कर्स को इंक्लूड करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। द ईयर 1991 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो साल 1991 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर रहा है। आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शन पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ही अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिंकिंग इंडियाज इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 10th इलेक्शन जब हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्हीं के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसमें हमारे इंडिया के जो इकोनॉमी थी उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। अब क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन फैल रही है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी के एकदम साथ में चले, ठीक है। For these fundamental changes were brought about in the Indian economy. The Indian economy was brought in tune with the global mainstream, ठीक है। अब क्योंकि हमारी इंडिया को जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक करना था तो ऑब्वियस ही बात है हमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस चाहिए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सारे बड़े चेंजेस लाए गए और हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन इकोनॉमी वॉज इन अ क्राइसिस सिचुएशन। बिफोर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टुक चार्ज, Chandrasekhar was the
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखो जो साल 1991 था ना, उस साल में हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ रही थी। अब पीवी नरसिम्हा राव जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उनसे पहले जो चंद्रशेखर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्या हुआ उनके टाइम पे ना हमारी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है वो 17% बहुत ज़्यादा होता है। हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हमारे, और हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो 1.1% से स्लो डाउन हो गई। ये सुनने में बहुत छोटा नंबर लग रहा है, लेकिन इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओनली टू लास्ट फॉर इम्पोर्ट फॉर अ वीक। इंडिया के पास इतने कम प्रोडक्शन हो गई थी इंडिया की कि हमारे पास इतने कम प्रोडक्ट्स बचे हुए थे कि हम सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का इंपोर्ट करा सकते थे, उससे ज़्यादा हमारे पास इंपोर्ट के रिजर्व्स ही नहीं बचे थे। ठीक है, इट बिकेम डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन एंड इवन गिव इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है, तो अब हमारी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया कि वो फॉरेन लोन्स कैसे चुकाए हमारी इंडिया। ठीक है, इन May 1991 द गवर्नमेंट हैड ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन बाय सेलिंग सम ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व्स एंड बाय मॉर्गेजिंग सम। ठीक है, तो हमारी इंडियन लोन जो इंडिया का जो फॉरेन लोन था उसको कम करने के लिए साल 1991 की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो गोल्ड रिजर्व्स थे उनको बेचना स्टार्ट कर दिया और कुछ कुछ गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, Before Chandrasekhar government, VP Singh government had incurred a liability of over 10,000 crore rupees on the economy by waiving off the loans of all farmers. ठीक है, तो अभी जो VP सिंह की गवर्नमेंट थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सारे के सारे फार्मर्स, वो टाइम पे इन्होंने वोट के लिए क्या किया, सारे के सारे फार्मर्स का लोन इन्होंने माफ करा दिया। ठीक है, लेकिन उसका तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे ही बुरा असर पड़ने वाला है ना। तो वो टाइम पे क्या हुआ, हमारी इंडियन इकोनॉमी पे 10,000 करोड़ का हमारे इंडियन इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने जो फार्मर के लोन्स थे उनको वेव ऑफ कर दिया है ना, यानी उनको माफ कर दिया। The proportion of internal loans of central and state government together to the gross domestic product was 55%. ठीक है, तो अभी जो हमारे जो लोन्स थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो लोन्स थे वो टोटल हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से 55% होल्ड करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। इन 1980 to 1981 फॉरेन लोन वॉज 2350 करोड़, है ना, यानी कि करीब $235 बिलियन का लोन था साल 1980 से 81 के बीच में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये लोन कम होने के बजाय और बढ़ गया। कितना हो गया, 838 करोड़ डॉलर्स इन 1990 to 1991। 8380 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 838 बिलियन डॉलर्स का लोन पड़ गया था हमारी इंडिया पे साल 1990s में। ठीक है, एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ ओनली 100 करोड़। ठीक है, हमारे पास हमारा लोन तो हमारा इतना बड़ा था, 8,350,000 करोड़ का लोन था हमारे पास, लेकिन हमारे पास कितने थे, सिर्फ 1000 करोड़ थे हमारे पास, 100 करोड़ के एक्सचेंज रिजर्व थे। तो इससे हमारा बैलेंस बिल्कुल नहीं होने वाला। दिस ऑल्सो हैड द बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीज ऑयल प्राइसेस ड्यू टू इन्वेजन ऑफ कुवैत बाय इराक। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज अ लोन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास इतना कम जो रिजर्व था, इसका एक और मेन रीजन था। वो रीजन क्या था कि इराक ने कुवैत पे इन्वेड कर दिया था। ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंट्री पे जब इन्वेजन हो जाता है तो उस कंट्री से प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कुवैत एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश था। जब उसके ऊपर वॉर चली तो ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया, इसलिए ऑयल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और हमारी इंडिया को इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ गया कि लोन रेज करना। ठीक है, अब क्योंकि पहले से ही हमारी इंडिया पे इतना ज़्यादा डेप्थ चढ़ा हुआ है, तो फिर वापस से लोन हम किसी से मांग नहीं सकते थे। ठीक है, इवन द नॉन इंडियन रेजिडेंट्स स्टार्टेड विड्रॉइंग द डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अभी जो फॉरेन में जो रहने वाले लोग थे, जो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, वो भी हमारे इंडिया से इन्वेस्टमेंट सारी अपनी विड्रॉ करने लगे थे। क्यों करने लगे थे, क्योंकि वो टाइम पे हमारे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं रेमेडीज। अब हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी साल 1990s में, फिर उसको कैसे सही किया गया उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, अब क्योंकि इतना बुरी तरीके से हमारी इंडिया अफेक्ट हो गई थी, तो इसीलिए नरसिम्हा राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह अंडरटुक मैनी करेक्टिव मेजर्स, द सिचुएशन बिगैन टू चेंज। ठीक है, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा करेक्टिव मेजर्स लेना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो बहुत बुरी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो थोड़ी सुधरने लगी थी। ठीक है, ही रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ही रेस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग लॉसेज इन पब्लिक सेक्टर। ही ओपनड अप द पब्लिक सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया, जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि जब बाहर के लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर कई तरीके की रेस्ट्रिक्शंस होती थी। उन
रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने हटा दिया और इन्होंने जो लाइसेंस का सिस्टम है वो सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज तक ही सीमित रखा। फिर उन्होंने क्या किया, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गए, फिर रोड्स हो गए, ये सब जो सेक्टर है इनमें ना बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीज़ों की। तो क्या किया इन्होंने, प्राइवेट यानी कि नॉर्मल लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि ताकि वो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर कंट्रोल ही एस्टैब्लिश द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी थी, तो अब उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने एक SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम की कमेटी को एस्टैब्लिश किया साल 1988 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, अब देखो पहले कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होने से पहले लोगों को मैनुअली जाके स्टॉक खरीदने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ सन 1988 के बाद से हमारे जो स्टॉक का जो लेन देन है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया। ठीक है, ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्टर ऑफ रिसेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, स्पेक्टर ऑफ रिसेशन को हटाना। स्पेक्टर ऑफ रिसेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमारे देश की इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है, देश की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और देश की अनएम्प्लॉयमेंट भी यानी कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को हटाने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, Foreign investment in India grew during the tenure of Dr. Manmohan Singh as finance minister. India could recover the gold mortgage with the Bank of England. ठीक है, तो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेनियर में हमारे फॉरेनर्स जो थे उनको ना इंडिया में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। तो इसी वजह से हमारे इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी बढ़ने लगी। ठीक है, और हमारे इंडिया ने जो अपना सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड से वो भी इंडिया ने वापस रिकवर कर लिया। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉट support from the capitalist class as well as the middle class. ठीक है, as the government opened up the telecom sector, mobile phone services started all over the country. ठीक है, तो देखो अब हमारी गवर्नमेंट जब अच्छे से सुधर रही थी तो ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी जब सुधर रही थी तो उसमें सिर्फ अकेले गवर्नमेंट को सारा काम करना पड़ा। गवर्नमेंट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था कैपिटलिस्ट यानी कि जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े लोग हैं उनके द्वारा भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमारी गवर्नमेंट को, और जो मिडिल क्लास जनता थी उनसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला गवर्नमेंट को। ठीक है, और जैसे ही गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को एस्टैब्लिश किया तो वैसे ही हमारे पूरे इंडिया में मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह साइन द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि क्योंकि हमारे ट्रेड, देखो कोई कंट्री जितना ट्रेड करेगी उसकी इकोनॉमी उतना ज़्यादा बूस्ट होगी। ठीक है, जितना हमारा इंपोर्ट ज़्यादा, जितना हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उतनी हमारी इकोनॉमी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसमें प्राइवेटाइजेशन हुआ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन, लोगों को फ्रीडम दी गई कि आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करो और आपके ऊपर बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होंगी। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि हमारे इंडिया को जो भी पूरे वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे इंडिया में भी वो चेंजेस को लाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो साल 1995 में हमारी इंडिया जो थी वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर बन गई। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन गई। द ऑर्गेनाइजेशन हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है यानी कि इसके मेन मोटो क्या है, इसके आप ऐसे बोलते हैं ना अपनी भाषा में मेन मोटो क्या है, तो इनका मोटो क्या था कि फ्री ट्रेड एस्टैब्लिश करना कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड हो। ठीक है, टू पुट एन एंड to all those discriminatory laws, restrictions, rules and policies that are hurdles in the way of international free trade and to regulate global trade with the help of a formal multi-party system. ठीक है, तो अब इनका मेन एम क्या था कि जो कंट्री के बीच में जो ट्रेड है वो एकदम फ्री और फेयर तरीके से हो, लोगों कंट्रीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रूल्स नहीं हो, कोई अलग अलग तरीके की पॉलिसीज ना हो, और जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली जो भी रन करने से जो भी चीज़ें रोक रही है, जो भी हर्डल्स है रास्ते में, उन सारे हर्डल्स को निकाल दिया जाए। ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, GATT। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, कॉमर्स ट्रेड जो होता था उसको रेगुलेट करती थी। ठीक है, अब इंडिया में क्या हुआ
कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके खिलाफ बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, बहुत सारे लोगों के इसके खिलाफ व्यू थे, है ना। लेकिन फिर भी इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि इसके मेंबर इंडिया बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें वो टाइम पे हमें हमारी इकोनॉमी संभालनी थी, अभी हमारे पास टाइम नहीं था बाकी चीज़ों को देखने का, हमें मेन अपनी इकोनॉमी को सही करना था। इसीलिए एक्सट्रीम व्यूज होने के बाद भी हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिगार्डिंग ग्रांट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे जो सेक्टर्स है, इन सारे सेक्टर्स के द्वारा ट्रेड किया जाएगा, ठीक है। इन सारे सेक्टर्स को कंट्री को जोड़ा जाएगा इन सारे सेक्टर्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एग्रीकल्चर के ट्रेड के थ्रू, टेक्नोलॉजी के ट्रेड के थ्रू और ढेर सारी सर्विसेज के ट्रेड के थ्रू, ठीक है। कंट्रीज को जोड़ा जाएगा और उनके बीच में ट्रेड को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। The sectors of electricity, water transportation, education and health rapidly commercialized since India became the member of World Trade Organization, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारी इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर बनी, तो वैसे ही हमें एक बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन देखने को मिला। कमर्शियलाइजेशन देखने को मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट देखने को मिला। कौन से सेक्टर्स में? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हम WTO के मेंबर बन गए थे, है ना। As per the various reports of the World Trade Organization, India had made considerable improvement in different areas like reduction in below poverty line population, decline in infant mortality rate, availability of facilities regarding drinking water and water waste management. तो ये जो WTO है ना, इनकी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हमारी इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई। कौन से सेक्टर्स में? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो पॉपुलेशन, जो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जो इंडिया का एक मेजर प्रोपोर्शन जो गरीबी में था पॉपुलेशन, वो जो गरीबी में था ना वो पॉपुलेशन, वो ना गरीबी से उठकर मिडिल क्लास में आ गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारी कंट्री से गरीबी हट रही है। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चों जब पैदा होते ही मर जाते हैं तो उनकी रेट में भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर ना हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, और हम किस तरीके से अपने कचरे को, यानी कि वेस्ट को, जो वेस्ट वाटर होता है यानी कि गंदा पानी होता है, उसकी मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है। India signed the South Asian Preferential Trade Arrangement SAPTA along the lines of World Trade Organization, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लाइन के थ्रू, यानी कि उनके रिकमेंडेशंस के थ्रू हमारी इंडिया ने इस SAPTA, इस ट्रेड को साइन किया, ठीक है। इंडिया रिमूव द इम्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेवरल कमोडिटीज फॉर सार्क कंट्रीज, ठीक है। अब सार्क की जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रीज थी, तो इंडिया ने ना बहुत सारी इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, ठीक है। बहुत सारी जो इंडिया हमारी इंडिया बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करती है ना बाहर कंट्रीज में, तो ना क्या हुआ, इसीलिए ताकि अलग अलग कंट्रीज़ को हमारी इंडिया के साथ ट्रेड करने में बहुत आसानी रहे, इसीलिए हमारी इंडिया ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए उन कंट्रीज़ के ऊपर जो इस कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। इंडिया ऑल्सो गिव डिस्काउंट्स ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज। इंडिया ओपन अप इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया? देखो, इम्पोर्ट ड्यूटी आपने सुना होगा, अगर कभी भी कोई जो चीज़ होती है वो इम्पोर्ट होकर कहीं से जाती है तो उसमें एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इम्पोर्ट ड्यूटी वो कंट्री खुद अपने पास रखती है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है। तो अब इंडिया ने ना डिस्काउंट भी देना स्टार्ट कर दिया ऐसी कंट्रीज़ को इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर, ठीक है। और इंडिया ने क्या किया? हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोगों के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगी हमारी इंडिया में, और फॉरेन कंट्री में जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा भी हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो इससे हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, ठीक है। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। अभी इस चैप्टर में इस तरीके से हमने देखा कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी ने कैसे शेप लिया, ठीक है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। पहले हमारे इंडिया में सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन अब हम ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियाज प्रोग्रेस इन अदर फील्ड्स। तो अब अगला जो चैप्टर होगा उसके बारे में उस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारी इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऐसे अलग अलग फील्ड्स में हमारी इंडिया का क्या डेवलपमेंट रहा है, जो प्रोग्रेस रहा है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 3 लेक्चर्स में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में जो भी सारे कॉम्प्लेक्स इवेंट थे, मैंने आपको एकदम सीधी भाषा में बताया, ताकि सारे आंसर आपको अच्छे से याद रहे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद होंगे।
एग्जाम में आप इस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे लोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।